हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है। ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं, तो अपोहा तंत्र की बात चल रही है। अपोहा तंत्र ऐसे हम देखते हैं आपकी सिंधु नदी कहाँ है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां कहाँ पर है और कैसे कैसे इनका बात कर रहे थे और एक एक करके हम इनको देख रहे थे। ठीक है, इन्हीं को हमको देखने के बाद हमने इन सभी पर आपका बात की। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और हमने अपोहा तंत्र को समझाने का मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपोहा तंत्र पढ़ाऊंगा, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम को हमने दो पार्ट में आपका पढ़ा था। आपका हिमालयी आपका ड्रेनेज सिस्टम और एक जो आपका पेनिसुला का है। हिमालय में देखिए, हिमालय अपोहा, भारतीय अपोहा तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां, ये तीन बड़ी भू आकृतियां इकाइयों उद्विकास प्रक्रिया घर्षण की प्राकृतिक लक्षण के प्रारूप स्वरूप है। कैसे हैं? इन सबके प्रारूप स्वरूप ये लक्षण है जो आपका इन पर पाए जाते। ठीक, आगे देखिए। हिमालय अपोहा तंत्र भूगत इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है तथा गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी शामिल है। कौन है? गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र नदी है। इनकी द्रोणी, द्रोणी का मतलब होता है जो इनकी सहायक है, वो नदी भी इसमें शामिल है। ठीक, यह नदियां बारहमासी है। बारहमासी का सिंपल सा कहने का मतलब है कि इनमें वर्ष भर पानी पाया जाने की वजह से, क्योंकि ये आपके हिमालय से ग्लेशियर से होकर गुजरती हैं, इसलिए इनमें पानी पाया जाता है, क्योंकि बर्फ पिघलने व घर्षण दोनों पर निर्भर है। नदियां गहरे माखंडों, माखंडों का मतलब है गोर्जेस से गुजरती, जो हिमालय के उत्थान के साथ अपरदन द्वारा निर्मित। तो गोर्ज कैसे बने हैं? जो आपके हिमालय के साथ उत्थान हो रहा था, उत्थान होते समय कुछ जो आपके गड्ढा पड़ गए, वो आपके गोर्ज बने हैं और अपरदन होते हैं। महाखंडों के अतिरिक्त नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटी, छिप्रिकाएं, जल प्रपात, ठीक, और ये मैदान का में प्रवेश करती हैं। छिप्रिका क्या होते हैं? जब कोई आपका जो जल है वो जब नीचे गिरता है सीधा, तो हम उसको बोलते हैं वाटरफॉल। लेकिन जब वो आपका पर्वत के सहारे ही आपका चिपक कर चले तो बोलते हैं छिपरिका। ठीक, और ये आपका कैसी है? निक्षेपण स्थलाकृति भी है बहुत सारी, जो आपका डिपोजिशन से बनती हैं। ठीक, जैसे समतल घाटियां, गोखुर झील, हाड़ग्रस्त मैदान, गुप्तित वाहिकाएं, नदियों के मुहाने, डेल्टा का निर्माण, ये सारी चीज इसमें आपका शामिल है और इन सभी को आपका इसमें देखते हैं। ठीक, क्लियर है? हिमालय क्षेत्रों में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सरपा मार्ग बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और अपना रास्ता बदलता रहती है। कोसो नदी, जिसे बिहार का शोक, सोरो ऑफ द बिहार कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान रखिए, कोसी नदी सोरो ऑफ बिहार है, बिहार का शोक कहा जाता है। ये अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कुख्यात का मतलब होता है जो फेमस होता है उसको कुख्यात कहते हैं। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्र में भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा कर देती। क्या करती है? मैदानी भाग में जमा कर। तो कौन कौन सी नदी है आपका हिमालय तल सिस्टम में? देख लिया आपने? अच्छा, कोई क्वेरी किसी प्रकार की? अरे इतना देख लिया आपने, कौन सी नदी कहाँ पर शोक बनाती है? तो शोक बोलते हैं, किसको डेल्टा कहा जाता है। देखिए, से मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं जब अवसाद लाएंगी, उनका डिपोजिशन करेंगी, तो मार्ग तो अवरुद्ध हो ही जाएंगे। परिमाण स्वरूप नदियां अपना मार्ग बदल देती हैं। कोसी नदी ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? क्या आप सोच सकते हैं कि सामान्य नदियों और विशेषकर कोसी नदी के जल का बहाव या मात्रा एक समान रहती है?
यह घटती बढ़ती रहती है। नदी का में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है? बाढ़ सकारात्मक व नकारात्मक का प्रभाव बताइए। अब आपको जो बाढ़ आता है, बाढ़ मतलब जल का अचानक भाव तेज जाना, वो जो बाढ़ आते हैं कुछ उनके पॉजिटिव पॉइंट है। ये बाढ़ आ रहे हैं तो अपने साथ कुछ लाएंगे, पत्थर साथ नई जलोढ़ मिट्टी, कुछ उसके निगेटिव आपके इम्पैक्ट में, जैसे बाढ़ आ रही है, भूस्खलन हो रहा है, रोड खत्म हो जा रही है, जान धन की हानि हो रही है, ऐसे करके आपको लिखना है। जो बाढ़ है के नुकसान क्या है। हिमालय पर्वतीय अपाह तंत्र का विकास। हिमालय पर्वतीय अपाह तंत्र का, हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यदि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में यानी कि 2 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी शिवालिक इंडो ब्रह्मपुत्र, इसी शिवालिक को क्या कहते थे? इंडो ब्रह्मपुत्र रिवर कहा गया है। हिमालय का संपूर्ण विस्तार कैसा है? अनुदैर्घ्य है। ठीक, साथ ही असम से पंजाब हिमालय तक बहती हैं। अंत में ये पंजाब के आसपास सिंध की खाड़ी में अपना जल का विसर्जन करती है। शिवालिक पहाड़ियों का की असाधारण निरंतरता इनका सरोवरी उद्गम है, इनका जलोढ़ निक्षेप बना रहता है। रेत, मृच्छिका, चिकनी मिट्टी, पोलास व कस्मिका शामिल है इस धारण में। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्मपुत्र नदी मुख्यतः 3 अपोहा तंत्र में बांटी गई। पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदी, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी नदियां, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदी। विशाल नदियों का इस तरह का विभाजन संभव प्लायोसीन काल में हिमालय के पश्चिम भाग व आपके पोटावर मैदान ब्रिज यानी दिल्ली के कारण है। यह सिंधु व गंगा ब्रह्मपुत्र अपाह तंत्र के बीच जल विभाजक है। इस प्रकार मध्य प्लायोसीन काल में राजमहल की पहाड़ियां, मेघालय का पठार स्थित है। मालदा गैप अवरोधन हुआ है, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र में एक परिवर्तन हुआ है और बंगाल की खाड़ी में पृथक। पोटावर का मैदान, ये सारे मैदान किस तरीके से फैले हुए हैं, कहाँ तक? दिल्ली के रिज में है। और आपके हिमालय तंत्र कैसा है? अनुदैर्घ्यता विस्तार। आगे बढ़े, ये देखिए, तो कुछ वेस्टर्न से आती हैं, कुछ मिड से आती हैं, कुछ पूर्व की ओर गिरती है। जो रिवर है अब इन सब नदियों में सबसे पहला जो आपका पैटर्न है तो हम देखते हैं। सबसे पहले पुराने पैटर्न में हम लोग देखते हैं हिमालय अपाह तंत्र की नदियों में सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को देखते हैं। यह विश्व की सबसे बड़े की द्रोणियों में से एक है। इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल है 3,21,289 वर्ग मीटर। इसकी कुल लंबाई 2,880 है इसकी लंबाई। ठीक, और इसकी भारत में लंबाई कितनी है? 1,114 किलोमीटर, यानी कि 2,880 में से 1,114 कहाँ बहती है? अकेली भारत में बहती है। भारत में हिमालय नदी में सबसे पश्चिम में है। इसका उद्गम तिब्बत के पास कैलाश पर्वत श्रेणी में गोरखाचू ग्लेशियर के निकट से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? ध्यान रखना, ये जो नदी है ये आपका तिब्बत से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और तिब्बत में कैलाश जो आपकी श्रेणी है और बरखाचू जो आपका ग्लेशियर है, वहां से इसका उद्गम। तो नदी का उद्गम क्षेत्र तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला के बोखरचू से निकलती है। ठीक,
उसका दिया है मतलब लॉन्गिट्यूड और उसका लैटिट्यूडनल वो आपको दी कंडीशन को नहीं जाना इतना। यह एक हिमनद है जो 4164 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंगी बखान अथवा शेर मुख कहा जाता है। तिब्बत में क्या बोलते हैं इसको? सिंघी या शेर मुख कहा जाता है। इसको बाखाचू को ही आपका सिंगी शेर सिकमुख कहा जाता है। ठीक, तो आगे बढ़े। हम कहाँ पहुंचे हैं फिलहाल? तो शेर मुख को कहा जाता है। ठीक, अब एक चीज देखिए, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से उत्तर पश्चिम में बहती है। बीच से कहाँ बहती है? उत्तर पश्चिम में बहती है। आओ सबसे पहले इसको देखते हैं, जास्कर और लद्दाख श्रेणी। तो यहाँ है लद्दाख, ये है जास्कर और ये है कराकोरम रेंज। और यहाँ से शुरू है हिमालय। क्लियर है? तो कहाँ बह रही है? इनके बीच में बह के आ रही है। ध्यान दीजिए, कहाँ बह रही है? इनके बीच में बहकर निकल रही। पूछ ले तो लद्दाख और जास्कर जो है उन श्रेणियों के बीच से बहकर निकलती, लद्दाख और जास्कर। ठीक, उत्तर पश्चिम से बहती हुई। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, लद्दाख और खालिस्तान से गुजरकर लद्दाख श्रेणी को काटते हुए नदी कहाँ पहुंचती है? जम्मू कश्मीर के गिलगित के समीप एक दर्शन महाकुंड का निर्माण करती है और पाकिस्तान का इस्लाफ के निकट स्थान में प्रवेश करती है और मानचित्र को रेखांकित करती है। ठीक, ये इसको आपका देखती है और बात करती है। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, तिगार, गांस्टिंग, त्रास। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों में बाहर निकलती हैं, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। तो कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, जैसे श्योक होगी, गिलगित हो गई। श्योक कहाँ से आएगी? गिलगित आएगी से ऊपर से। जास्कर नदी होगी, हुंजा होगी। नुब्रा वैली का नाम सुना है? ये नुब्रा घाटी है, नुब्रा वैली। तिगार, गास्टर, द्रास, ये नदियां अटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। कहाँ निकलती हैं? अटक। ठीक, दाहिने तट में काबुल महानदी भी इसमें आके मिलती है। तो इतना देखिए कि कहाँ से तिब्बत से उद्गम होने के बाद ये आपका जो है जास्कर लद्दाख के बीच में बैठी है, लद्दाख को काटते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। वहीं ये भारत में आपका दिखती है। कि कुछ सहायक नदियों के नाम लिख लीजिए। सिंधु नदी के सहायक नदियां हैं, इन सभी के नाम नोट करेंगे। ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी, राइट हैंड साइड से कौन मिलती है? काबुल नदी। और इसके जो आपका राइट हैंड साइड से मिलने वाली और बहुत सारी नदी हैं, जैसे खुर्रम, लोची, गुलमुत, वाव, संगार, ये सब कहाँ से मिलती हैं? ये आपका राइट हैंड साइड से मिलती हैं। वो कहाँ से मिलती हैं? ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है। ठीक है, ये सभी नदियां सुलेमान पहाड़ी से निकलती हैं। यानी कि ये छोटी छोटी पहाड़ी कहाँ से निकलती हैं? सुलेमान। और सुलेमान पहाड़ी वर्तमान पाकिस्तान में है। ये नदियां दक्षिण की ओर बहती हुई मिठानकोट के निकट पंचनद, यानी कि जहां पांचों नदी एक साथ मिलती है, कौन कौन सी? झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, ये सारे कहाँ मिल जाती हैं? है मिल जाती है। देखो, सिंधु हो गई, झेलम होगी, रावी होगी, सतलज होगी, व्यास होगी, और एक नदी और बची है। देखो, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब। चिनाब बची हुई। कौन सी बची थी? चिनाब इसमें बची हुई। देख लिया। और पांच नद जहां नदी आके मिल जाती हैं, पांचों पांच नद
जिसे हम आपके पंजाब नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्य नदी ब्यास, सतलुज, रावी, चिनाब और झेलम। तो कभी आपसे पूछ ले जो पंजाब क्षेत्र है पाकिस्तान का, जिसे हमारे यहाँ भी पंजाब है, ये बेसिकली किन 5 नदियों के दोआब से मिलकर, ठीक अंत सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर, कहाँ पूर्व में, अरब सागर में गिर जाती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य से बहती है। केवल कहाँ से निकलती है सिंधु नदी? जम्मू के। बस इसकी सहायक तो पंजाब तक आती है। आपका सतलज हरियाणा पंजाब से निकलती है, वो भी आपके वहां से निकलती है, तिब्बत के निकलती है। इसको एक बार देख लीजिए। ये सारा सिस्टम था आपका सिंधु नदी तंत्र का, तो ध्यान रखिए। और इतना अगर आप इस पर बात कर लेंगे, देख लेंगे, पूरा सिस्टम क्लियर हो जाए। कल हम इसको शेष आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए